तारीख थी 7 जून 2016। कश्मीर की ठंडी हवा उस रात कुछ अलग ही बेचैनी लेकर चल रही थी। अमरनाथ की वादियों में सब कुछ शांत दिख रहा था, लेकिन उस खामोशी के पीछे एक अजीब सा टेंशन बिल्ड हो रहा था। सड़कों पर आम दिनों से ज्यादा आर्मी कन्वॉयज तेजी से मूव कर रही थी। हर मोड़ पर हथियारों से लैस जवान, हर चौक पर सख्त चेकिंग। पूरा सीन ऐसा लग रहा था जैसे किसी बड़े खतरे से पहले सिस्टम खुद को तैयार कर रहा हो। कारण साफ था, बर्फ पिघल चुकी थी और अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली थी। इस बार क्राउड भी पहले से कहीं ज्यादा एक्सपेक्टेड था और उसी के साथ बढ़ गया था रिस्क, प्रेशर और सिक्योरिटी एजेंसीज का अलर्ट लेवल। लेकिन इसी बीच एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसने पूरे सिक्योरिटी सेटअप को हिलाकर रख दिया। धमकियां पहले भी आती रही थी, ये कोई नई बात नहीं थी, लेकिन इस बार निशाना बदला हुआ था। इस बार वार्निंग सीधा श्रद्धालुओं के लिए नहीं, बल्कि उनकी सुरक्षा करने वाली इंडियन आर्मी के लिए थी। कैमरे के सामने एक युवा चेहरा, आंखों में अजीब सा कॉन्फिडेंस और आवाज में खुला चैलेंज। उसने बिना किसी डर के अपना ऐलान किया। यह कोई आम चेहरा नहीं था, यह था बुरहान वानी, आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन का वो नाम जो घाटी में धीरे धीरे पोस्टर बॉय बन चुका था। एक ऐसा चेहरा जो सिर्फ बंदूक नहीं बल्कि माइंडसेट और प्रोपेगेंडा का सिंबल बन चुका था। आर्मी इस तरह की धमकियों से डरती नहीं है, लेकिन सवाल यह था कि इस बार सिचुएशन अलग क्यों लग रही थी। क्या यह सिर्फ एक वीडियो था या इसके पीछे कोई बड़ा प्लान एक्टिवेट होने वाला था? क्या अमरनाथ यात्रा से पहले उसे लोकेट करना पॉसिबल होगा, या फिर वो अपने डेंजरस एजेंडा को एग्जीक्यूट करने में सफल हो जाएगा? वीडियो के सामने आते ही ऑपरेशन तेज कर दिया गया। इंटेलिजेंस इनपुट्स, लोकल नेटवर्क, हर छोटी बड़ी जानकारी को तेजी से वेरीफाई किया जाने लगा। प्रेशर साफ दिखाई दे रहा था, क्योंकि ये सिर्फ एक आतंकी को पकड़ने की बात नहीं थी, ये एक बड़े पोटेंशियल अटैक को रोकने की रेस बन चुकी थी। लेकिन असली सवाल अभी भी बाकी था। आखिर एक 15 साल का लड़का जो कभी डॉक्टर बनने का सपना देखता था, वो कैसे इस रास्ते पर आ गया? कौन सी ऐसी सिचुएशंस थी जिन्होंने उसके माइंडसेट को बदल दिया? और कैसे सिर्फ 22 साल की उम्र में वो इतना बड़ा थ्रेट बन गया कि उसके सिर पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित करना पड़ा? अगर आप ऐसी रियल स्टोरीज, हिडन रियलिटीज और डीप इन्वेस्टिगेशंस को समझना चाहते हो तो अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि उस सिस्टम और माइंडसेट की सच्चाई है जो अक्सर हेडलाइंस के पीछे छिपी रह जाती है, क्योंकि असली कहानी अब शुरू होती है और इसमें जितना दिखाई देता है उससे कहीं ज्यादा छुपा हुआ है। 19 सितंबर 1994 जम्मू कश्मीर के तराल इलाके के छोटे से गांव दादसरा में एक बिल्कुल साधारण परिवार में एक बच्चे का जन्म होता है। नाम रखा जाता है बुरहान। पिता सरकारी स्कूल में शिक्षक, मां एक घरेलू महिला। बाहर से देखो तो एक सीधी सादी मिडिल क्लास फैमिली, जहां सपने भी साधारण होते हैं और जिंदगी भी। बचपन में बुरहान बिल्कुल अलग नहीं था। पढ़ाई में अच्छा, स्वभाव से शांत और बाकी बच्चों की तरह अपनी दुनिया में रहने वाला। स्कूल के दिनों में किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि यही लड़का आगे चलकर बंदूक उठाएगा। लेकिन सच्चाई यह है कि इंसान सिर्फ अपने घर से नहीं बनता, वो अपने माहौल से भी बनता है। और तराल का माहौल वो किसी भी बच्चे को जल्दी बड़ा कर देता था। ये इलाका सालों से कॉन्फ्लिक्ट जोन बना हुआ था। अलगाववाद, आतंकी गतिविधियां और लगातार चल रही मुठभेड़ें। यहां बचपन खेलकूद में नहीं बल्कि सायरन, गोलियों की आवाज और कर्फ्यू के बीच बीतता था। हर दिन एक नया टेंशन, हर रात एक नया डर। यही उसकी रियलिटी थी और धीरे धीरे ये सब उसके अंदर कहीं जमा होता जा रहा था। फिर आता है साल 2010। उस समय बुरहान करीब 16 साल का था। ये वो उम्र होती है जब लोग अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, अपने सपनों को शेप देते हैं। लेकिन उसी साल एक ऐसी घटना होती है जो उसके सोचने का तरीका हमेशा के लिए बदल देती है। 11 जून 2010 को सीमा पर भारतीय सेना ने पाकिस्तान से घुसपैठ की कोशिश कर रहे 3 आतंकियों को मार गिराया। ये एक मिलिट्री ऑपरेशन था, लेकिन इसका असर सिर्फ सीमा तक सीमित नहीं रहा। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने इस घटना को सड़कों पर भड़काने का मौका बना लिया। श्रीनगर में अचानक पत्थरबाजी और हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गए। भीड़ बढ़ती गई, हालात नियंत्रण से बाहर जाने लगे। स्थिति संभालने के लिए सुरक्षा बलों को आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। लेकिन उसी अफरा तफरी में एक गैस शेल सीधा 16 साल के तुफैल मट्टू की गर्दन पर जा लगा। कुछ ही सेकंड
और एक जिंदगी खत्म। एक पल में एक लड़का जो बस गलत जगह पर था, वो इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट का चेहरा बन गया। यहीं से नैरेटिव बदलता है। पाकिस्तान को एक बड़ा मुद्दा मिल चुका था। उसके नेटवर्क ने इसे एम्पलीफाई करना शुरू किया। स्लीपर सेल्स एक्टिवेट हुए, सड़कों पर दंगे भड़काने के सिग्नल्स दिए गए। धीरे धीरे श्रीनगर का माहौल और ज्यादा वॉलेटाइल होता गया। दिन में पत्थर चलते थे, रात को अफवाहें। कोई कहता यहां आग लगी है, कोई कहता वहां किसी को मार दिया गया। डर और गुस्से का एक ऐसा मिक्स बन चुका था जिसे कंट्रोल करना मुश्किल होता जा रहा था। हर गली में बेचैनी, हर चेहरे पर तनाव। अगले 4 महीने कश्मीर के लिए किसी नाइटमेयर से कम नहीं थे। विरोध प्रदर्शन लगातार जारी रहे और कई जगह ये सीधा हिंसा में बदल गए। हालात काबू में रखने के लिए फोर्स को भी जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी, और जब ऐसा होता है तो सबसे ज्यादा असर आम लोगों पर पड़ता है। चारों तरफ भगदड़, डर और मातम का माहौल फैल गया। अलग अलग घटनाओं में कुल 124 लोगों की जान चली गई। यह आंकड़ा सिर्फ एक संख्या नहीं था, यह उस दौर की इंटेंसिटी का सबूत था। यही वो फेज था जहां बुरहान के अंदर दबा हुआ गुस्सा धीरे धीरे शेप लेने लगा। पहले जो बस एक हल्की सी चिंगारी थी, अब वो साफ महसूस होने लगी थी। उसके अंदर एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो चुका था। एक तरफ उसका पुराना जीवन, दूसरी तरफ आसपास की रियलिटी। लेकिन अभी भी वो आखिरी धक्का बाकी था। एक ऐसा छोटा सा इंसिडेंट जो बाहर से मामूली लगे लेकिन अंदर सब कुछ बदल दे। सितंबर 2010 के आखिरी दिनों की बात है। बुरहान के पड़ोस में एक महिला की मौत हो जाती है। गांव का रिवाज था कि ऐसे समय में पड़ोसी खाना भेजते हैं। उसी परंपरा के तहत बुरहान के पिता अपने बड़े बेटे खालिद को बाजार भेजते हैं। साथ में ये भी कहते हैं कि बुरहान को उसके ननिहाल से लेते आना, क्योंकि घर में मेहमान ज्यादा हैं। खालिद बाजार जाता है, सामान खरीदता है और फिर बुरहान को साथ लेकर वापस लौटने लगता है। सब कुछ सामान्य था जब तक वो एक चेक पोस्ट तक नहीं पहुंचे। रास्ते में सीआरपीएफ और एसओजी के जवान रूटीन चेकिंग के लिए उन्हें रोकते हैं। तलाशी होती है, सवाल जवाब होते हैं, सब कुछ प्रोटोकॉल के अनुसार। लेकिन फिर अचानक सिचुएशन बदलती है। जवान उनसे कहते हैं कि बाजार से उनके लिए भी कुछ खाने का सामान ले आएं, क्योंकि ऑनगोइंग प्रोटेस्ट्स की वजह से वो गांव के अंदर नहीं जा सकते थे। यहां से चीजें सेंसिटिव हो जाती हैं। खालिद इस बात से इनकार कर देता है। बस यही वो मोमेंट था जहां टोन बदल गई। बहस शुरू होती है, आवाजें ऊंची होती हैं, दोनों तरफ फ्रस्ट्रेशन दिखने लगता है। कुछ मिनट की ये टकराव भले ही छोटा था, लेकिन असर बड़ा छोड़ गया। कुछ देर बाद दोनों भाई वहां से निकल जाते हैं। बाहर से देखो तो ये बस एक रूटीन आर्ग्यूमेंट था जो खत्म हो गया, लेकिन असल में वो वहीं खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि उस चेक पोस्ट पर जो हुआ उसने बुरहान के दिमाग में कुछ ऐसा छोड़ दिया जो अब धीरे धीरे शेप लेने वाला था। घर लौटने के बाद उसका बिहेवियर बदल चुका था। वो बार बार एक ही बात दोहराता, अगर उस दिन मेरे हाथ में बंदूक होती तो मैं उन्हें गोली मार देता। ये सिर्फ गुस्से में कही गई लाइन नहीं थी, ये उसके अंदर चल रहे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट की झलक थी। लेकिन परिवार ने इसे एक टीनेज रिएक्शन समझकर इग्नोर कर दिया। उन्हें लगा वक्त के साथ सब शांत हो जाएगा। उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि यही गुस्सा धीरे धीरे उसकी पहचान बनने वाला है। फिर आता है 16 अक्टूबर 2010। एक बिल्कुल नॉर्मल दिन की तरह शुरुआत होती है। बुरहान अपनी मां से खाना मांगता है, चुपचाप बैठकर खाता है, बिना किसी बात के उठता है और अपने कमरे में चला जाता है। सब कुछ रूटीन जैसा, कुछ भी अलग नहीं। लेकिन यही वो दिन था जब एक साइलेंट डिसीजन लिया जा चुका था। कुछ देर बाद वो कमरे से बाहर आता है, हाथ में कपड़ों का एक बैग। घर वालों से कहता है कि दर्जी के पास जा रहा हूं, एक सिंपल सी बात। लेकिन उस दिन वो दर्जी तक कभी पहुंचा ही नहीं। उस दिन बुरहान सीधा उन लोगों के पास गया जो पहले से उसका इंतजार कर रहे थे, या यूं कहो कि सिस्टम उसे धीरे धीरे उसी तरफ धकेल चुका था। ये लोग थे हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी। पाकिस्तान समर्थित ये संगठन 80 के दशक में एक साफ स्ट्रेटेजी के साथ खड़ा किया गया था। कश्मीर में इंस्टेबिलिटी को जिंदा रखना, शांति को कभी टिकने न देना। 90 के दशक में इस ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी हिंसक शुरुआत की। पहला खून और फिर एक सिलसिला जो रुकने का नाम नहीं लेता। टारगेटेड किलिंग्स, अटैक, एक्सप्लोजन्स, डर को एक टूल की तरह इस्तेमाल किया गया। कभी पुलिसकर्मियों को बेरहमी से मारा गया, कभी जवानों को खुलेआम निशाना बनाया गया, और कई बार आम लोग भी इस हिंसा का शिकार बने। यही वो नेटवर्क था जिसमें अब बुरहान शामिल हो चुका था। अगले कई महीने उसके लिए ट्रांसफॉर्मेशन फेज बन गए। कश्मीर की पहाड़ियों में उसे पूरी ट्रेनिंग दी गई। बंदूक चलाने से लेकर सर्वाइवल टैक्टिक्स तक
छिपकर रहना, अचानक हमला करना और सिस्टम से बचकर निकलना। ये सिर्फ ट्रेनिंग नहीं थी, ये एक माइंडसेट का निर्माण था। फिर शुरू होता है उसका लो प्रोफाइल फेज। करीब 2 साल तक वो पर्दे के पीछे रहता है, सामने कम आता है, लेकिन अंदर ही अंदर अपना नेटवर्क बिल्ड करता रहता है। पाकिस्तान से आने वाली फंडिंग और सपोर्ट के जरिए वो लोकल कश्मीरी युवाओं तक पहुंच बनाता है। किसी को पैसों का लालच दिया जाता, किसी को आजादी के सपने दिखाए जाते। धीरे धीरे एक रिक्रूटमेंट चेन तैयार हो रही थी। लेकिन असली पावर शिफ्ट आता है साल 2013 में। एक ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग अचानक सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है। यह रिकॉर्डिंग एक मारे गए आतंकी अजीज अहमद भट्ट उर्फ आरिफ खान की थी। वो सेना के साथ मुठभेड़ में मारा गया था, लेकिन मरने से पहले उसने एक आखिरी संदेश रिकॉर्ड किया। जब लोगों ने वो वीडियो देखा तो खत्म होते ही कुछ सेकंड के लिए एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। उस वीडियो में उसकी आखिरी ख्वाहिश थी बुरहान से कहना वो मेरे लिए माफी की दुआ करे, बस एक लाइन। लेकिन उसी एक लाइन ने पूरा नैरेटिव बदल दिया। अब तक जो नाम छुपा हुआ था वो अचानक सामने आया। लोग पूछने लगे ये बुरहान कौन है। क्यूरियोसिटी बढ़ी, फिर धीरे धीरे वही नाम पहचान बन गया। फुसफुसाहट से शुरू हुआ ये नाम अब खुलेआम लिया जाने लगा। बुरहान भाई, ये सिर्फ एक नाम नहीं था, अब ये एक सिंबल बनना शुरू हो चुका था। और फिर कुछ ही महीनों के अंदर एक और घटना होती है। एक एनकाउंटर की खबर आती है। इस बार बुरहान का करीबी साथी आदिल मीर मारा जाता है। बाहर से देखने पर यह सब रैंडम लग सकता था, जैसे घटनाएं बस अपने आप हो रही हों, लेकिन असल में ये एक बहुत पुराना और गहरा सेटअप था। सीमा पार बैठा पाकिस्तान लगातार इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को फ्यूल करता रहा। स्ट्रैटेजी साफ थी, कश्मीर में इंस्टेबिलिटी बनी रहनी चाहिए। इसके लिए इन्फिल्ट्रेशन, फंडिंग और लोकल नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाता था। दूसरी तरफ भारतीय सुरक्षा बल हर उस एलिमेंट को खत्म करने में लगे थे जो इस आग को जिंदा रखता था। एक तरफ रिक्रूटमेंट, दूसरी तरफ एलिमिनेशन, और इसी टकराव में एक एक करके आतंकी मारे जा रहे थे। लेकिन इस पूरी लड़ाई के बीच एक नाम अब तेजी से उभर रहा था, और अब वो सिर्फ पर्दे के पीछे रहने वाला खिलाड़ी नहीं था, खेल के बीचों बीच आने वाला था। आदिल मीर की मौत की खबर जैसे ही आई, बुरहान के घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। डर अब एक एहसास नहीं, रोज की रियलिटी बन चुका था। उसके माता पिता हर दिन इसी खौफ में जी रहे थे कि अगली खबर कहीं उनके बेटे की ना हो। हर दरवाजे की आहट, हर फोन कॉल, सब कुछ टेंशन से भरा हुआ था। लेकिन ठीक इसी दौर में बुरहान ने वो मूव खेला जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वो गायब नहीं हुआ, वो छिपा नहीं, उल्टा उसने खुद को सामने ला दिया। उसे हिजबुल मुजाहिदीन का सबसे कम उम्र का कमांडर बना दिया गया, और यहीं से उसने पूरा गेम बदल दिया। जहां बाकी आतंकी अपनी पहचान छुपाकर, नकाब पहनकर और आवाज बदलकर वीडियो जारी करते थे, वहीं बुरहान खुले चेहरे के साथ कैमरे के सामने आया, बिना डर, बिना हिचकिचाहट। उसने कहा, मैं भी तुम जैसा ही हूँ, इसी मिट्टी में पला बड़ा हूँ। ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, ये एक साइकोलॉजिकल कनेक्ट था, और यही कनेक्ट सीधे कश्मीरी युवाओं के दिल में उतर गया। पहली बार उन्हें कोई ऐसा दिख रहा था जो उनके जैसा था, उनकी भाषा बोलता था, उनके जैसे हालात में बड़ा हुआ था, और उसी गुस्से को आवाज दे रहा था जो उनके अंदर दबा हुआ था। फिर क्या था? सोशल मीडिया उसका सबसे बड़ा वेपन बन गया। उसके वीडियो, उसकी तस्वीरें, उसके मैसेज हर जगह फैलने लगे। वो आजादी के सपने दिखाता, हथियारों को एक रास्ता बताता, और बार बार एक ही बात दोहराता, तुम लड़ोगे और एक दिन इतिहास बनाओगे। कई गरीब और बेरोजगार लड़कों के लिए ये एक शॉर्टकट जैसा लगने लगा। नाम, पहचान, पावर, सब कुछ एक साथ। धीरे धीरे हालात ऐसे हो गए कि घाटी में शायद ही कोई नौजवान बचा हो जो ये न जानता हो कि बुरहान वाणी कौन है। वो अब सिर्फ एक आतंकी नहीं रहा था, वो एक इन्फ्लुएंस बन चुका था। कभी बैंक अधिकारियों को धमकी, कभी पुलिस को खुला चैलेंज, और ये सब कुछ खुलेआम कैमरे पर, किसी छुपाव के बिना। कुछ ही महीनों में उसने 60 से ज्यादा लड़कों को अपने नेटवर्क में शामिल कर लिया। पहले जहां युवाओं को सीमा पार ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता था, अब वही प्रोसेस घाटी के अंदर ही होने लगा था। सबसे खतरनाक बदलाव यही था, लोकल रिक्रूटमेंट। और उससे भी ज्यादा डरावनी बात, बच्चे उसे हीरो की तरह देखने लगे थे। सेना ये सब देख रही थी। उन्हें साफ समझ आ गया था कि अगर अभी इसे रोका नहीं गया तो आने वाले समय में यह सिचुएशन कहीं ज्यादा खतरनाक हो सकती है। एक छोटा ग्रुप धीरे धीरे एक बड़े थ्रेट में बदल रहा था। यहीं से काउंटडाउन शुरू हुआ। उसके सिर पर 10 लाख रुपए का इनाम रखा गया। इंटेलिजेंस नेटवर्क एक्टिवेट किया गया, मुखबिरों को लगाया गया। स्पेशल फोर्सेस उसकी हर मूवमेंट, हर कांटेक्ट, हर सिग्नल पर नजर रखने लगी। फिर आता है 13 अप्रैल 2015। उस दिन बुरहान का भाई खालिद अपनी मां से कहता है कि वो दोस्तों के साथ बाहर जा रहा है, लेकिन असल प्लान कुछ और था।
वो अपने भाई से मिलने बूचू बेल्ट के कमला जंगल की तरफ बढ़ रहा था और ये मूवमेंट पहले ही सिक्योरिटी फोर्सेस के रेडार पर आ चुकी थी। जंगल में पहले से घात लगाकर जवान बैठे थे। घंटों इंतजार किया गया। टेंशन धीरे धीरे पीक पर पहुंच रहा था। फिर दोपहर करीब 4:30 बजे हलचल हुई। मूवमेंट कंफर्म हुई और कुछ ही सेकंड में फायरिंग शुरू हो गई। जंगल गोलियों की आवाज से गूंज उठा। बारूद की गंध हवा में फैल गई। अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक चलता तो कहानी यहीं खत्म हो सकती थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अचानक जंगल के एक कोने से रॉकेट लॉन्चर दागा गया। किसी को उम्मीद नहीं थी इस लेवल के जवाब की। कुछ ही सेकंड में पूरा इलाका धुएं से भर गया। विजिबिलिटी 0। और बस वही कुछ सेकंड। जब तक धुआं साफ हुआ, बुरहान और उसके साथी गायब हो चुके थे, जैसे वो वहां कभी थे ही नहीं। लेकिन ये एनकाउंटर खाली नहीं गया। इसकी कीमत बहुत भारी पड़ी। उस दिन बुरहान का भाई खालिद मारा गया। जैसे ही ये खबर तराल पहुंची, माहौल फट पड़ा। लोग सड़कों पर उतर आए। नारे, पत्थर, गुस्सा, सब कुछ एक साथ बाहर आ गया। हालात इतनी तेजी से बिगड़े कि पूरे कश्मीर में रातों रात सख्त लॉकडाउन लागू करना पड़ा। हर गली में फोर्स, हर मोड़ पर नाकाबंदी। अब यह सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं रह गया था, यह पर्सनल हो चुका था। एक तरफ बुरहान, जिसके लिए यह अब बदले की लड़ाई बन चुकी थी, और दूसरी तरफ भारतीय सेना, जो इस बढ़ती आग को किसी भी कीमत पर जड़ से खत्म करना चाहती थी। और यहीं से कहानी एक और खतरनाक मोड़ लेने वाली थी। अगले कई महीनों तक घाटी में एक लगातार चलता हुआ छेद बन चुका था। एक तरफ बुरहान और उसका नेटवर्क, दूसरी तरफ सुरक्षा बलों का टाइट ऑपरेशन सेटअप। कभी वो एक कदम आगे निकल जाता, कभी फोर्सेस उसे घेरने के करीब पहुंच जाती। ये एक ऐसा गेम था जिसमें हर मूव के पीछे प्लानिंग, पेशेंस और प्रेशर था। फिर जून 2016 आता है और यहीं बुरहान एक ऐसा कदम उठाता है जो उसकी कहानी को सीधे आखिरी मोड़ की तरफ धकेल देता है। बर्फ पिघल चुकी थी। अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली थी। सिक्योरिटी पहले से ही हाई अलर्ट पर थी और ठीक उसी समय बुरहान एक वीडियो सोशल मीडिया पर डालता है। वीडियो में उसका टोन शांत था, लेकिन शब्दों में सीधा चैलेंज। वो कहता है, यात्रियों, कश्मीरी पंडितों या आम लोगों को कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन जो सिक्योरिटी फोर्सेज अमरनाथ यात्रा की रक्षा में तैनात होंगी, उन्हें हमसे बचकर दिखाना होगा। ये कोई साधारण धमकी नहीं थी, ये एक खुला ऐलान था और इसका इंपैक्ट तुरंत दिखा। पूरा कश्मीर जैसे अचानक एक नए टेंशन में आ गया। दूसरी तरफ भारतीय सेना ने भी इसे लाइटली नहीं लिया। ये अब सिर्फ ट्रैकिंग या मॉनिटरिंग का मामला नहीं था, ये सीधा टकराव बन चुका था। इसी बीच दक्षिण कश्मीर के अवंतीपुरा इलाके में कुछ संदिग्ध लोगों को पकड़ा गया। शुरुआत में ये एक रूटीन डिटेंशन जैसा लगा, लेकिन पूछताछ जैसे जैसे आगे बढ़ी, लेयर्स खुलने लगी। पता चला कि ये लोग उत्तर कश्मीर के बॉर्डर इलाकों से आए थे और अनंतनाग में हिजबुल के एक्टिव आतंकियों के संपर्क में थे। जब उनके मोबाइल फोन और डेटा को खंगाला गया तो पूरा नेटवर्क सामने आने लगा। ये सिर्फ छोटे स्तर के लोग नहीं थे, बल्कि एक बड़े सेटअप का हिस्सा थे। हथियार पहुंचाना, सेफ हाउसेस अरेंज करना, मूवमेंट कोऑर्डिनेट करना, सब कुछ सिस्टमैटिकली चल रहा था। कई दिनों की सख्त पूछताछ के बाद एक नया लिंक सामने आया, एक टाटा सुमो ड्राइवर। अब पूरा ऑपरेशन और तेज हो गया। इलाके में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। ज्यादा समय नहीं लगा, कुछ ही घंटों में वायरलेस पर खबर आई कि वो ड्राइवर अनंतनाग के आसपास पकड़ लिया गया है। पूछताछ में उसने जो बताया, उसने पूरी कहानी को एक नई दिशा दे दी। उसने कबूल किया कि उसने 2 अज्ञात आतंकियों को बामधुरा गांव में छोड़ा था। यह गांव केरनाग बेल्ट में आता था। अब इंटेलिजेंस क्लियर थी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी था। क्या उन 2 में से एक बुरहान था? जवानों ने कोई चांस नहीं लिया। 8 जुलाई 2016 शाम धीरे धीरे ढल रही थी। बामरा गांव के ऊपर एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। वो खामोशी जो अक्सर किसी बड़े तूफान से ठीक पहले महसूस होती है। 19 राष्ट्रीय राइफल्स, जम्मू कश्मीर पुलिस की एसओजी और सीआरपीएफ की ज्वाइंट टीम ने गांव को चारों तरफ से घेर लिया। पूरा एरिया सील कर दिया गया। इसके बाद शुरू हुई हाउस टू हाउस सर्च। हर दरवाजा खटखटाया गया, हर कमरे को चेक किया गया, हर शक को वेरीफाई किया गया। समय बीतता गया, लेकिन कोई ठोस सुराग नहीं मिला, ना बुरहान, ना उसका कोई साथी। धीरे धीरे फ्रस्ट्रेशन बढ़ने लगा। ऐसा लगने लगा जैसे एक बार फिर वो हाथ से निकल गया। कई घंटों की सर्च के बाद टीम लगभग निकलने ही वाली थी। माइंडसेट यही बन चुका था कि आज भी टारगेट मिस हो गया। तभी एक नजर उस पुराने जर्जर मकान पर पड़ी। वो घर पहले भी चेक किया जा चुका था। टूटी हुई दीवारें,
झुकी हुई छत और बाहर खड़ा एक बुजुर्ग आदमी, सब कुछ इतना नॉर्मल था कि शक की कोई वजह नहीं बनती। लेकिन फिर भी एक जवान बिना ज्यादा सोचे उस तरफ बढ़ गया। जैसे ही वो करीब पहुंचा, बुजुर्ग आदमी ने तुरंत कहा, अंदर कोई नहीं है, और इतना कहकर वो खुद अंदर चला गया। जवान ने उस पर भरोसा किया और वापस मुड़ गया। लेकिन कभी कभी यही 1 सेकंड का भरोसा सबसे बड़ी गलती बन जाता है। अचानक उसी मकान के अंदर जोरदार धमाका हुआ। पूरा गांव एक झटके में गूंज उठा। AK-47 की लगातार फायरिंग शुरू हो गई। कुछ सेकंड पहले जो सन्नाटा था वो अब गोलियों की आवाज में बदल चुका था। जवानों ने तुरंत कवर लिया। जवाबी फायरिंग शुरू हो गई। हालात पल भर में बदल चुके थे और तभी उसी मकान के अंदर से एक रॉकेट लॉन्चर दागा गया। अब ये सिर्फ इनकाउंटर नहीं था, ये एक पूरी तरह से तैयार किया गया ट्रैप था और असली टकराव अब शुरू हुआ था। धमाका ठीक उसी जगह हुआ जहां जवान अपनी पोजीशन ले हुए थे। एक ही पल में सब कुछ बदल गया। धूल, धुआं और आग ने पूरे इलाके को ढक लिया। टीम अभी खुद को संभाली रही थी कि तभी एक गोली सीधी SOG के एक जवान की छाती पर आ लगी। किस्मत ने साथ दिया। बुलेट प्रूफ जैकेट ने जान बचा ली। लेकिन अब सिचुएशन क्रिस्टल क्लियर थी। अब पीछे हटने का कोई ऑप्शन नहीं था। चारों तरफ से जवाबी फायरिंग शुरू हो गई। जवान धीरे धीरे उस घर को घेरते हुए आगे बढ़ने लगे। अंदर बैठे आतंकी कुछ सेकंड के लिए शांत हो गए, जैसे अगले मूव का इंतजार कर रहे हों। टीम जैसे ही घर के करीब पहुंचने लगी, अचानक फिर से तेज फायरिंग शुरू हो गई। इस बार सिर्फ गोलियां नहीं, ग्रेनेड भी फेंके जाने लगे। जवान वहीं रुक गए, बिल्कुल स्थिर, बिना जल्दबाजी के, पूरी कैलकुलेशन के साथ। अंदर मौजूद आतंकियों ने यह समझ लिया कि फोर्सेस अब आगे नहीं बढ़ रही है और यही उन्हें मौका लगा। अचानक वो घर के पिछले हिस्से से निकलने की कोशिश करते हैं, चारों तरफ गोलियां चलाते हुए। लेकिन इस बार पिक्चर साफ हो चुकी थी। 2 आतंकी और उनमें से एक था बुरहान वाणी। भागते हुए उन्होंने कुछ ही कदम बढ़ाए थे कि एक स्नाइपर ने अपनी सांस रोकी, फोकस सेट किया और ट्रिगर दबा दिया। एक सटीक निशान। बुरहान का साथी वहीं गिर पड़ा। अपने साथी को गिरते देख बुरहान पूरी तरह बौखला गया। अब वो कंट्रोल नहीं था, वो अंधाधुंध फायरिंग करने लगा, बस किसी तरह बच निकलने की आखिरी कोशिश। लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही थी। जो लोग सिस्टम को चैलेंज करते हैं, उन्हें सिस्टम ही खत्म करता है। कुछ ही पलों में जवाबी फायर इतना तेज हुआ कि उसका कोई रास्ता नहीं बचा। बुरहान वाणी वहीं ढेर हो गया। उसके सपने, उसके दावे, उसका बनाया हुआ पूरा नैरेटिव, सब उसी जमीन पर खत्म हो गया। एक चेहरा गिरा, लेकिन उसके पीछे छुपी कहानी बहुत लंबी थी। एक बेटा खत्म हुआ और पीछे एक परिवार हमेशा के लिए टूट गया। यही इस पूरी कहानी की सबसे कड़वी सच्चाई है। जब कोई रास्ता भटकता है तो सिर्फ वो नहीं खोता, उसके साथ पूरा घर, पूरा फ्यूचर, सब कुछ टूट जाता है। कुछ लोग इसे पॉज कहते हैं, लेकिन ग्राउंड पर यह सिर्फ नुकसान छोड़ता है। खून, आंसू और अधूरी जिंदगियां। अब सवाल यह है, क्या बंदूक सच में किसी को पहचान देती है या सिर्फ एक और कहानी को खत्म कर देती है? सोचिए और अपनी राय जरूर लिखिए। अगर आपको ऐसी डीप, रियल और हार्ड हिटिंग स्टोरी समझनी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां हम सिर्फ स्टोरीज नहीं बताते, हम उनकी असली रियलिटी सामने लाते हैं। रिवीलिंग आइज, सच जो दिखता नहीं वही सबसे खतरनाक होता है।